ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं और कैसे कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, है ना। जैसे मार्कोनिकॉफ का रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल आपको बताया जा चुका है, उन्हीं का यूज़ करना है, ठीक है। उन्हीं के यूज़ से बनना है कि तो देखते हैं कैसे कैसे बन सकता है, क्या क्या का हम यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जिससे हमको प्रिपरेशन करना है वो है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं, OH होता है ना। जनरल फार्मूला क्या होगा, एल्काइल तो आप सभी जाने, एल्काइल मतलब R, है ना। R होता है ना एल्काइल मतलब, ये R का मतलब क्या होता है, R का जनरल फार्मूला R इज इक्वल टू CnH2n+1, ठीक है, R, और यहाँ पे OH, ये हो गया एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल से हमको इस OH ग्रुप को रिप्लेस करना है हेलोजन ग्रुप से, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपका रिएक्शन होगा वो क्या होगा कि यहाँ पे हम हेलोजन किसी रिजेंट के थ्रू क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और वो इसको रिप्लेस करेगा और उसकी जगह पे आ जाएगा हेलोजन, और OH जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये ओवरऑल रिएक्शन आपका होना है और हमको ये बनाना है, ठीक है। तो एल्कोहल से हमको बनाएंगे, ये बनेगा। इसके लिए कुछ रिजेंट आप लोग याद रखिएगा जो मैं आप लोग को बता देता हूँ। पहले रिजेंट को लिख लीजिए, फिर उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला रिजेंट आपको जो याद रखना है HCl ZnCl2, ये पहले याद रखेंगे आप, ठीक है। HCl ZnCl2 बुक में मैं जो बता रहा हूँ उसके अलावा एक दो और दिया हुआ है, ठीक है। वो आप खुद से बना सकते हैं, इसलिए उसको छोड़ देंगे अपन, ठीक है। और नहीं बन पाएगा तो बताइएगा। ZnCl2 पहला रिजेंट हो गया, है ना। दूसरा रिजेंट हो जाएगा PCl या PX ले सकते हैं अपन, PX3, है ना। X इज इक्वल टू जहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन होगा, है ना, आयोडीन होगा। चौथा हो सकता है यहाँ पे PX5, ठीक है। SOCl2, ठीक है। ये रिजेंट आपको याद रखने हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वाला ये है और ये है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग देखना चाहो तो NaX का भी यूज़ किया जा सकता है ना। NaX, और उसके साथ और किस चीज़ का यूज़ किया है दिखाइए एक बार। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया है, ठीक है। NaX H2SO4, ठीक है, ये रिजेंट। इसके अलावा रेड फॉस्फोरस का यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ रेड फॉस्फोरस, ठीक है, अलॉन्ग विथ एनी हेलोजन, कोई हेलोजन स्पेशली क्लोरीन और ब्रोमीन को ऐड किया जाता है यहाँ पे रेड फॉस्फोरस के साथ। तो ये कुछ रिजेंट हैं, ठीक है। इसके साथ आप क्या करेंगे, हेलोजन रखेंगे यहाँ पे X2, ठीक है। इनका रिएक्शन कराएंगे तब जाके वहाँ पे हो पाएगा, ठीक है जी। तो ये रिजेंट हैं, आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं कि इसके रिएक्शन में क्या होता है, कैसा कंडीशन होता है, ठीक है। सबसे पहले तो इस रिजेंट का नाम लिखिए आप, इसको बोलते हैं ल्यूकास रिजेंट, ठीक है। ल्यूकास रिजेंट, ठीक, इसको बोलेंगे ल्यूकास रिजेंट। ल्यूकास टेस्ट अल्कोहल की प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। अल्कोहल जो है वो ल्यूकास टेस्ट देता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं, पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। लिख लिए ना आप लोग इसको पूरा, ठीक। इसको इरेज करते हैं फिर, है ना। देखिए अल्कोहल हम यहाँ पे ले लेते हैं ROH, ठीक है, प्लस HCl
ये रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है, ZnCl2 के प्रेजेंट में काम करेगा। अब यहाँ पे HCl है तो ये OH की जगह पे Cl आ जाएगा और बाकी चीज़ें बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे RCl हो जाएगा और यहाँ से H और ये OH, तो क्या बन गया H2O, ठीक है। ये तो कैटालिस्ट है, ठीक है। कैटालिस्ट के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि कैटालिस्ट जो होता है दैट कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ठीक है। पार्टिसिपेट नहीं करता, ये कंज्यूम नहीं होता है, ठीक। प्रोडक्ट जब बनेगा तो ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। फिजिकल स्टेट में चेंजेस हो सकते हैं कि हो सकता है आपने एक पत्थर का ढेला टाइप का लिया था और बाद में वो पाउडर जैसा निकल गया, ठीक है, वो चेंजेस हो सकते हैं। बाकी इसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होता। इस रिएक्शन को बोला जाता है ल्यूकास टेस्ट। चूँकि इसको ल्यूकास रिजेंट बोल रहे हैं तो इस टेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूकास टेस्ट बोलेंगे, ठीक। अल्कोहल की प्रॉपर्टी है, अल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ना है इसको, ठीक। अब देखिए अल्कोहल भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हो सकता है, ठीक है, सभी हो सकते हैं। तो इसमें आप याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ, हालांकि ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे भी लिखवा देता हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स फॉर दिस रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, टर्शियरी रिएक्शन सबसे फास्ट यहाँ पे देगा, उससे कम देगा सेकेंडरी और उससे कम देगा प्राइमरी, ठीक है। टर्शियरी जो है वो फास्ट रिएक्शन देगा, है ना, क्योंकि ये जो टेस्ट है वो SN1 रिएक्शन को फॉलो करता है। SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म इसी चैप्टर में आगे है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये SN1 को फॉलो करेगा। आप कहीं पे लिख लो ऐसे बॉक्स बना के कि फॉलो SN1 रिएक्शन, ठीक है, SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा। और SN1 रिएक्शन कहीं पे भी फॉलो करे, टर्शियरी जो है रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा और प्राइमरी का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगा, ठीक है। ये रिएक्शन समझ में आया क्या हुआ है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लियर है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ZnCl2। क्वेश्चन यहाँ से आता है, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ ZnCl2। ZnCl2 का फंक्शन क्या है ये पूछा जाता है। पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, चलिए, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ ZnCl2, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये R मतलब, इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, R मतलब ये जनरल फार्मूला लिखा हूँ तो आप CH3 ले लो इसको, R को, और OH ले लो तो COH बॉन्ड होगा। अल्कोहल में C और OH बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये ZnCl2 का जो काम होता है ना, दैट हेल्प्स टू स्प्लिट द CO बॉन्ड इन द अल्कोहल, ठीक है। ये क्या करता है, ZnCl2 हेल्प्स टू ब्रेक, लिख लो स्प्लिट लिखने की बजाय, ब्रेक द COH बॉन्ड, ठीक है, ब्रेक द COH बॉन्ड इन द अल्कोहल। अल्कोहल में COH बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है ZnCl2, ठीक है। तो आंसर लिख लेंगे आप इसका, क्या हो जाएगा, ZnCl2 हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल्स में CO बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट का हो गया। इरेज करें, दूसरा रिजेंट कौन सा है, ROH प्लस रिजेंट कौन सा है,
PX3 है ना, PX3। देखिए अब ये एक R के साथ एक X जुड़ता है तो 3X है, अपन 3 ले लेते हैं इसको, ठीक है। 3 क्या हो जाएगा अब, 3RX हो जाएगा प्लस H3PO3 है, ये फॉस्फोरिक अम्ल यहाँ पे, फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे, फॉस्फोरस एसिड यहाँ पे बनेगा, ठीक है, फॉस्फोरस एसिड यहाँ पे बनेगा। देखो इसको ऐसा ले लो, कोई कंपाउंड का भी एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। फॉस्फोरस हो गया और Cl3 ले लेते हैं अपन, यहाँ पे 3 ले लो, रिएक्शन क्या बनेगा, CH3Cl कितना 3 ठो, ठीक है, प्लस H3PO3 ये बनेगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन है, कोई समस्या नहीं है। फिर से बताना है इसको, डायरेक्ट रिएक्शन है जी। देखिए ये Cl3 ये किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, ठीक है। तो 3 है हमारे पास, CH3 भी 3 ठो है, Cl3 भी 3 ठो है, दोनों जुड़ गए, 3CH3Cl बन जाएगा, ठीक। बचा क्या यहाँ पे से OH है ना, यहाँ पे से P, ठीक है। तो H3PO3 बन गया, ठीक है। POH का थ्राइस भी लिख सकते हो उसको, आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं लिख पाएंगे, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। बात एक ही है, ये दोनों का बात सेम है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इस फॉर्मूले पे यूज़ होता है, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, बट ये भी लिखा जा सकता है, ठीक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, PX5। अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक तो हो जाएगा RX प्लस, ठीक है। और ये बनेगा आपका RX हो गया, अब फिर बनेगा आपका HCl, HX बनेगा मतलब, ठीक है। तो 5 में से 2 तो यूज़ हो गए है ना, और 3 यहाँ पे बच गया, फॉस्फोरस बच गया और ऑक्सीजन बच गया, ठीक है। मैं इसको भूल रहा हूँ क्या यार, HX ही बनेगा ना, दिखाओ 1 मिनट, रिएक्शन भूल गया मैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ये बनेगा POX3, ठीक है। ये P बच गया, O बच गया, यहाँ पे 3X बच गया, तो ये बनेगा, ठीक है जी। 5 है, 5 में से एक X तो इससे जुड़ गया, ठीक है, एक X इस हाइड्रोजन से जुड़ गया, बचा क्या, यहाँ पे 3X बच गया, 1 P बच गया एंड 1 ऑक्सीजन बच गया, तो POX3, ठीक। अब इसमें कुछ रिएक्शन आप देख सकते हैं, जैसे मतलब ले लीजिए CH3OH ले लीजिए, है ना, इसको PBr5 ले सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो PCl5 ले सकते हो जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3Br बन जाएगा, प्लस HBr बाहर निकल जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, POBr3, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं।
ठीक है, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा रेड फास्फोरस भी दिया हुआ है बुक में, आप रेड फास्फोरस का यूज़ कर सकते हैं। रेड फास्फोरस का जब यूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, ROH, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, कोई एक हैलोजन लेना है। हैलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप रेड फास्फोरस का यूज़ करेंगे। तो बाई प्रोडक्ट यहाँ पे बनाने का ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इसको RX लिख दीजिए, बस काम ख़त्म, ठीक है। एक बात और बता रहा हूँ, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है, बैलेंस किया जा सकता है तो बैलेंस करिए, और अगर नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, मैकेनिज्म है, बहुत ज़्यादा डीप जा रहा है वो और बैलेंस नहीं करते बन रहा है, तो उसमें बैलेंस करने के लिए दिमाग मत खपाइए, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बहुत सारे मतलब वो बाहर से आ गया, कोई और कहीं चला गया, ऐसा टाइप का चलता है इसमें, ठीक है। तो बैलेंस करने में दिमाग खपाते रहोगे तो हो गया, फिर टाइम वेस्ट करोगे तुम्हारा और कुछ मिलना जाना है नहीं, ठीक है। तो अगर इस तरीके का नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है तो आप उसको बैलेंस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा रिएक्शन है, तो उसको बैलेंस करने के पीछे मत पड़े रहिएगा, ठीक है। कन्वर्जन दिया जाएगा तो बैलेंस करने के पीछे मत पड़े रहिएगा, ठीक है। ऐसे ही NaX वाला बताया था, जैसे ROH प्लस NeBr ले लो प्लस H2SO4 ले लो, ठीक है। अभी देखो इसका क्या बन जाएगा, RBr बन जाएगा, ठीक है, प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है, H2O बन जाएगा, और एक बन जाएगा NaHSO4, ठीक है। तो ये बनेगा यहाँ पे, ये रिएक्शंस हो जाएंगे। आप इस हाँ NaX, यहाँ पे Br ले लिया हूँ मैं X की जगह पे, ठीक है। ठीक है, ये सब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। इसके अलावा एक और है SOCl2, ठीक है, ट्रेस करें। देखिए इसका नाम हो जाएगा थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड, ये इसका नेम हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ये बनेगा तो ये बनाता है RCl, क्योंकि यहाँ पे Cl है तो Cl ही जुड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि SOCl2 का रिएक्शन करा के Br बना दिए, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, है ना। Cl है तो Cl ही जुड़ेगा, ठीक है। तो RCl बन गया। अब दो में से एक तो उधर जुड़ गया, एक Cl और ये हाइड्रोजन, ये मिलके बना देंगे HCl जो कि गैस है, और ये यहाँ से SO और ये O SO2, ठीक है, ये बना देंगे, ये क्या है, गैस है। अभी देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, इसको मैं इंपॉर्टेंट टिक कराया था। क्वेश्चन ये आता है कि वाई थायोनिल क्लोराइड इज गिवन प्रेफरेंस टू प्रोड्यूस एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड ही बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए थायोनिल क्लोराइड को प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्यों दिया जाता है। आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आ रहा है? ये दोनों क्या हैं, बाहर निकल जाएंगे ना, तो ये प्योर मिलेगा ना हमको, ठीक है, इसलिए प्रेफरेंस दिया जाता है। बाकी सब में यहाँ पे देखो क्या ये प्योर मिल रहा है, ये प्योर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। इसके साथ तो वाटर भी है और सोडियम बाईसल्फेट भी है, समझ में आ रहा है। तो प्योर नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें हमको क्या मिल रहा है, प्योर मिल रहा है। क्लियर हो रहा है बात। तो यहाँ पे क्या है, आप आंसर क्या लिखेंगे जब आपसे पूछा जाए, पहले क्वेश्चन लिख लो।
क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या है क्वेश्चन? वाई इज SOCl2 given preference to produce RCl। ठीक है, ये बनाने के लिए क्यों प्रेफरेंस दिया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या है? ड्यूरिंग द रिएक्शन, है ना, द प्रोडक्ट फॉर्म बाई प्रोडक्ट, सॉरी, द बाई प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर एस्केपेबल गैसेस। ठीक है, लिखिए, आंसर लिखिए। ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन the byproducts formed are escapable gases that escape out from the reaction mixture, and we get pure alkyl chloride। ठीक है, प्योर एल्काइल क्लोराइड। तो इसी वजह से इसको क्या किया जाता है? प्रेफरेंस दिया जाता है। हो गया? चलिए, ये तो है कि अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं। अल्कोहल का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में तुमको बता दिया। ठीक है, अल्कोहल का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया कि क्या होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा जा सकता है, क्या हम इससे बेंजिल हैलाइड बना सकते हैं? बेंजिल मतलब एरिल हैलाइड। ठीक है, क्या हम इन रिएक्शन से अल्कोहल, जैसे हमने अल्कोहल से ROH से ये बनाया, ठीक है, किस किस थ्रू से? बाय द रिएक्शन ऑफ HCl ZnCl2, इस ल्यूकास रिएक्शन से बनाया, है ना, बाय द एक्शन ऑफ PX3 PX5 SOCl2 रेड फॉस्फोरस, इन सब से बनाया। तो क्या इन सब का यूज़ करके हम फिनॉल से, ये फिनॉल हो जाएगा, ये बना सकते हैं? X ले लेता हूँ मैं इसको भी X ले लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये बना सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन आता है। कैन वी प्रिपेयर एरिल हैलाइड फ्रॉम द फिनॉल बाय यूजिंग HCl ZnCl2 या बाय यूजिंग SOCl2, ऐसा पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, वी कैन नॉट प्रिपेयर। रीज़न क्या है? रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। का उस दिन देखे थे हम लोग रेजोनेंस वाला, देखे थे ना? देखो उसमें स्ट्रक्चर में क्लोरीन का बताया था हमें, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाता है? ड्यू टू द रेजोनेंस देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन C एंड O बॉन्ड। ठीक है, बेंजीन वाले में तो C, मतलब क्लोरीन वाले में CCl में आया था, यहाँ पे इसमें आएगा। ठीक है, यहाँ इसमें आएगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द CO बॉन्ड इन द फिनॉल। फिनॉल में CO बॉन्ड को तोड़ पाना डिफ़िकल्ट होता है। अब जब ये डिफ़िकल्ट है तो ये CO बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं। अब जब आसानी से टूटेगा नहीं तो ये SN1 रिएक्शन के थ्रू मतलब प्रोपेगेट नहीं होगा, रिएक्शन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन को फिर रिपीट? क्वेश्चन नहीं लिख पाई। क्वेश्चन है, कैन वी प्रिपेयर एरिल हैलाइड, कैन वी प्रिपेयर एराइल हैलाइड फ्रॉम फिनॉल बाय यूजिंग, ये इन दोनों को लिखो, ये दोनों ज़्यादा पूछते हैं।
by using HCl, ZnCl2 or SOCl2. क्या हो जाएगा आंसर फिर? नो, वी कैन नॉट प्रिपेयर एराइल हैलाइड बाय यूजिंग दैट रीजेंट्स। ठीक है, रीज़न क्या है और उसका? ड्यू टू रेजोनेंस, है ना। देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन C एंड O बॉन्ड। ठीक है, देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे ये हमारा ये है हमारा OH और ये है हमारा बेंजीन रिंग। ठीक है, तो OH में क्या होता है जी? लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, अब वो लोन पेयर को क्या करेगा? कितना लोन पेयर होता है ऑक्सीजन में? 2 लोन पेयर होता है ना। हाँ, 2 लोन पेयर होता है। ठीक है, तो ऐसा 2 लोन पेयर होगा। अब ये क्या करेगा? ये लोन पेयर इधर, तो ये इधर बताया था उस दिन, ये वाला कंडीशन याद आ रहा है कुछ? क्या बनेगा यहाँ पे? ये तो हो जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इसमें आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये फिर आगे कैरी होता रहेगा, ऐसे ही रोटेट करेगा। ठीक है, तो पूरा रोटेशन नहीं बता रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना। और ये जो है ये है तो सिंगल बॉन्ड, लेकिन ऐसे होने की वजह से इसमें डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल डबल बॉन्ड। मैं उस दिन आपको बताया था कि रेजोनेंस की वजह से जो बॉन्ड का कैरेक्टर होता है दैट लाइज बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, तो उसको डेढ़ बॉन्ड बोलते हैं अपन, है ना, 1.5। ठीक, तो पार्शियल हो गया वो। अब पार्शियल हो गया तो इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। मैं उस दिन बताया था आपको कि डबल बॉन्ड में हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है और सिंगल बॉन्ड में कम एनर्जी देना पड़ता है। हालांकि रिएक्टिव डबल बॉन्ड होता है, वो अलग केस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको डबल बॉन्ड में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा और इसलिए ये टूटेगा नहीं आसानी से। और जब ये टूटेगा ही नहीं तो ये बनेगा कहाँ से, है ना। तो नया बनाने के लिए पुराने को तोड़ना पड़ता है ना। अब पुराना ही नहीं टूट रहा है तो नया कहाँ से बनेगा? ठीक है, ठीक है, चलिए। तो एल्कोहल से क्वेश्चन समझ में आ गए? कुछ डाउट है यहाँ पे? ठीक, देखिए बुक में आप देखेंगे तो एल्केन से बनाने का भी दिया हुआ है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्लास 11 में आप लोग पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैं। ठीक है, तो उसको एक बार आप करके आइएगा, और अगर नहीं बनता है तो उसको कल बताएंगे। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बताया था ना आप लोग को, याद है? इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन वाला 3 स्टेप का मैकेनिज्म था उसमें। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक, अगर वो बन जाता है तो उसको नहीं बताऊंगा मैं, नहीं बनता है तो बता देंगे। ठीक है, एक बार ट्राई करना, पहले ट्राई तो करो। कहाँ पे है मतलब? देखो वहाँ पे फ्री रेडिकल दिया हुआ होगा, दिखा दिखा बुक दिखा, मैं बता देता हूँ तुम लोग को कहाँ पे दिया है। ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला। ठीक है जी, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन लिखा हुआ है। ठीक, वो एल्केन से ही है, एल्कीन से नहीं है ना। एल्केन है, उसमें फ्री रेडिकल का अटैक किया गया है। ठीक है, तो एक बार उसको ट्राई कीजिए। ठीक है स्नेहा, इन लोग को बता देना अगर डाउट होगा। ठीक है, और अगर नहीं बन पाता है मैं कल बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, तो एक बार ट्राई कीजिए। अभी देखिए फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से कैसे बनेगा। करना ही नहीं चाहोगे तो बताएंगे ही।
ठीक है, तो एक बार ट्राई कीजिए, है ना। देखिए एल्कीन दो टाइप के होते हैं, जानते हो कि नहीं? एल्कीन दो टाइप के, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल किसको बोलेंगे? डबल एम नहीं होता, सिंगल एम रहता है। सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्रिकल किसको बोलेंगे? जैसे देखिए, समझो पहले इसको, ये तो हमारा एल्कीन का कार्बन हो गया, ठीक है। अब अगर इसके दोनों ओर सेम ग्रुप जुड़ा रहे, सेम ग्रुप रहे, ठीक है, जैसे मान लीजिए दोनों ओर दो दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है ना, तो 4 वैलेंसी आप इसको बनाइए, 2 से तो आपस में जुड़ गया, ठीक है। बाकी 2 से मान लीजिए दोनों ओर क्या है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, सिमेट्रिकल बोलेंगे, दोनों ओर हाइड्रोजन है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये C डबल बॉन्ड C जो है ये ऐसा जुड़ा हुआ रहे, एक हाइड्रोजन रहे, एक CH3 रहे, एक CH3 रहे और दूसरा हाइड्रोजन है, तो भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल, दोनों ओर सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये ऐसा हो जाएगा, मान लो ये CH3 इधर लिख लिए, हाइड्रोजन इधर, तो अनसिमेट्रिकल हो गया, ऐसा नहीं है, सब तो भी सिमेट्रिकल है, सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक, क्लियर है बात। अनसिमेट्रिकल में क्या होगा? जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए रहें, जैसे मान लीजिए एक तरफ दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक तरफ एक हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो दोनों डिफरेंट ग्रुप हो गए, है ना। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन थे, यहाँ पे से एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है, तो डिफरेंट ग्रुप्स हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अनसिमेट्रिकल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल। इसके अलावा और देखा जा सकता है अनसिमेट्रिकल में, और हो सकता है, नहीं हो सकता? ठीक है, ये सिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल होगा? अनसिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि CH तो दोनों में कॉमन है, उसके बाद इधर CH3 जुड़ा है और इधर C2H5 जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये ग्रुप बड़ा हो गया, ये ग्रुप छोटा हो गया, तो अनसिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल मतलब समझते हो ना, जिनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, 2, 4, 6 जितने भी पार्ट्स में आप उसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, सेम रहे उनके पार्ट्स का जो शेप साइज है वो क्या रहे, सेम रहे, तब हम उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल, ठीक है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा सिमेट्री, पढ़े हो ना, वही सिमेट्री यहाँ पे भी है, ठीक है। तो दो टाइप के यहाँ पे एल्कीन्स हैं। अब यहाँ पे इनमें रूल फॉलो नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों ओर क्या है? इक्वल है। इनमें फॉलो होगा, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों ओर क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इस दोनों में तो 1 है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी वाला बात चलेगा, फिर इसमें फिर वही है, आपको बताया ना 50-50% वाला प्रोडक्ट वो बनेगा यहाँ पे, ठीक है, दोनों में, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो चलिए समझते हैं कि एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने के लिए हमको यहाँ पे हेलोजन ऐड करना पड़ेगा, है ना। हेलोजन हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास ये है, सिमेट्रिकल है, ठीक है, आपने इसमें HCl ऐड कर दिया। अब एडिशन के लिए, एल्कीन में एडिशन के लिए कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। एडिशन के लिए तो 2 रूल ना, मार्कोनिकॉफ का रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल। तो यहाँ पे क्या रूल लगाने का ज़रूरत है? नहीं है ज़रूरत, दोनों और सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ये HCl को मतलब Cl को कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो एक बॉन्ड ब्रेक कीजिए और क्या लिख दीजिए? CH3 CH2 Cl, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड था, ये क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है इससे? क्या ऐसे मतलब नहीं समझ में आया कि समस्या नहीं है? हाँ, समस्या नहीं है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अनसिमेट्रिकल में देखिए, ये अनसिमेट्रिकल है,
ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है बात? चलिए अब इसमें HCl ऐड कीजिए। चलिए करके दिखाइए, ऐड करके दिखाइए क्या बनेगा, देखते हैं। वन क्लोरोप्रोपेन बनेगा, फिर से बना। मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल, है ना, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? अटैच टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो सेकेंड कार्बन पे जाएगा ना जी। ठीक है, चलिए क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3, ये गया इधर और ये गया इधर, ये बॉन्ड ब्रेक। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3 CH Cl सिंगल बॉन्ड CH3, 2 क्लोरोप्रोपेन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चलो इसको बनाओ। इसको बनाओ HBr। नहीं, परऑक्साइड लिखा है क्या यहाँ पे? नहीं लिखा है ना। परऑक्साइड लिखा रहेगा तभी एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पे देखो दोनों नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? सेम, तो कोई रूल लगेगा? लेकिन कोई रूल नहीं लगेगा तो आपको प्रोडक्ट सही बनाने हैं, है ना। कैसे बनेगा प्रोडक्ट बनाइए, क्या क्या प्रोडक्ट बनता है देखते हैं। बना? 2 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, एक तो बन जाएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। 3 ब्रोमोब्यूटेन भी बनेगा। हाँ बनेगा जी, बिल्कुल बनेगा। 3 ब्रोमोब्यूटेन भी बनेगा। ठीक है, ये ऊपर वाला है, ये वाला है हमारा, ये क्या है? 2 ब्रोमोब्यूटेन, और ये नीचे वाला क्या है? 3 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ये है फ्रॉम मार्कोनिकॉफ्स रूल, है ना। ये क्या है? मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, मार्कोनिकॉफ के रूल से ये बन रहा है। दूसरा क्या यूज़ किया जा सकता है?
एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल। क्या होता है एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल? कंडीशन बताइए, क्या क्या है जी कंडीशन, आप बताओ एंटी मार्कोनिकॉफ का। उसको भी देखना पड़ रहा है, माने घर जाके पढ़ते उड़ते नहीं हो हैं? घर जाने के बाद नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। पढ़ना तो पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा। बताइए। ठीक है, कंडीशन बताइए एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए। हाँ, एंटी मार्कोनिकॉफ जो है वो सबसे पहला चीज़ आपको याद रखना है, एंटी मार्कोनिकॉफ है ना, इसमें देख लेते हैं, ऐसा एंटी लिख देता हूँ यहाँ पे, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो सबसे पहला चीज़ आपको जो याद रखना है यहाँ पे, एप्लीकेबल ओनली फॉर HBr, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनी परऑक्साइड, ठीक है। किसी परऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा हुआ रहेगा, जैसे H2O2 है ना, Na2O2, या फिर O2 2- लिखा हुआ रहेगा ऐसा, या डायरेक्टली परऑक्साइड लिखा हुआ रहेगा, ऐसा लिखा हुआ रहता है, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। अभी देखिए होता क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए तो रूल फॉलो नहीं करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, वो कहीं पे भी जुड़ जाएगा सिमेट्रिकल में। अनसिमेट्रिकल के लिए, ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल में हम इसको ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है ना। अब HBr, यहाँ पे एरो के ऊपर में क्या लिखा हुआ होना चाहिए, परऑक्साइड लिखा हुआ होना चाहिए, तभी एंटी मार्कोनिकॉफ है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए परऑक्साइड लिखा हुआ है, ठीक। अब क्या होगा, नेगेटिव पार्ट अटैच टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव पार्ट अटैच टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे CH3 CH, ठीक है, ये H यहाँ गया तो क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br, ये बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। एल्कीन है, एल्कीन, अरे फ्रॉम एल्कीन हेलो एल्कीन बन रहा है ना। एल्कीन से डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड से एल्कीन बन रहा है, देखिए ना, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है ना, ठीक है। तो ये हेलो एल्कीन बन रहा है, किससे बन रहा है, एल्कीन से बन रहा है। आया बात समझ में, ठीक है ना। एल्कीन माने डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, बन क्या रहा है, सभी सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, एल्केन बन रहा है ना। क्या बन रहा है, एल्कीन से हेलो एल्केन बन रहा है, ठीक है, हेलो एल्केन बन रहा है, ठीक है। एल्कीन से हेलो एल्कीन ही बनता है एक एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, ठीक है। अभी हम क्या बना रहे थे, एल्कीन से हेलो एल्केन बना रहे थे, एल्कीन से हेलो एल्केन बना रहे थे। अब एक मेथड बताता हूँ जहाँ पे एल्कीन से हेलो एल्कीन ही बनेगा, ठीक। चलिए देखें, इसको बोलते हैं, देखो फर्स्ट मार्कोनिकॉफ रूल हो गया, सेकेंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो गया, फ्रॉम एल्किन में थर्ड हो जाएगा आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है।
इसके लिए कुछ रिजेंट और टेम्परेचर आप लोग याद रखेंगे। Cl2, ठीक है, ये एक रिजेंट है। रिजेंट माने जो रिएक्शन करता है ना, इसमें कौन से टेम्परेचर पे करेगा? 773 केल्विन पे रिएक्शन करेगा ये, ठीक है। इतना टेम्परेचर चाहिए तब जाके रिएक्शन ये करेगा। या फिर ब्रोमीन Br2, इसको भी 773 केल्विन टेम्परेचर चाहिए। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, NBS, इन ब्रोमोसक्सिनिक एमाइड उसका नेम होता है। स्ट्रक्चर के पीछे मत भागना, नाम याद कर लो, ठीक है। NBS का पूरा नाम क्या हो जाएगा? NBS, एन ब्रोमो सक्सिनिक, बोर्ड लेवल पे आता ही नहीं है, छत्तीसगढ़ पूछता ही नहीं है, लेकिन ठीक है, एन ब्रोमोसक्सिनिक एमाइड, ये इसका पूरा नाम होगा, याद कर लीजिएगा NBS का। ये CG बोर्ड में नहीं आता है, ये नहीं पूछेगा आप लोगों से, ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है, बता दे रहा हूँ, याद रखे लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा? अब एलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं? विच इज़ एलाइलिक कार्बन? एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है। चलो यहाँ पे से कौन सा एलाइलिक कार्बन है? ये CH एलाइलिक कार्बन है। अरे नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड बोला था ना भाई, ये दोनों तो डबल बॉन्डेड कार्बन है। यहाँ कोई समस्या आ रहा है क्या? ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, तो ये दोनों तो डबल बॉन्डेड कार्बन। एलाइलिक माने ये वाला कार्बन, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, समझ में आया? उधर भी होता, अगर एक और CH3 होता, मान लो यहाँ पे एक और CH3 होता ऐसा, तो 2 ठो एलाइलिक कार्बन होता, ये भी होता और ये भी होता। बात आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? अरे इसका नाम एलाइलिक कार्बन, तेरा नाम जैसे ईसा है ना, इसका नाम है वैसे, ठीक है, याद कर लो, है ना। कब बोलेंगे लेकिन? कंडीशन डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट होना चाहिए, तभी बोलेंगे। आ रहा है बात समझ में? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक और ऐसा लिख दियो CH2 हो गया और इसको एलाइलिक कार्बन बोलो, ये नहीं है, ये दूसरा है, छोड़ दो इसको। समझ में आया? इसको एलाइलिक कार्बन नहीं बोलेंगे, ये एलाइलिक कार्बन है, ठीक है। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आगे पीछे दोनों तरफ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मतलब डबल बॉन्ड से अगला या फिर डबल बॉन्ड से पिछला जो भी कार्बन है उसको क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन बोलेंगे। इसको विनाइलिक बोलते हैं, बोला था मैं, डबल बॉन्ड वाले को विनाइलिक बोलते हैं, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट को एलाइलिक बोलते हैं। हमारा रिएक्शन क्या है? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, माने जो कुछ भी होना है वो कहाँ होना है? इस कार्बन पे होना है ना, जो कुछ भी होना है वो कहाँ होना है? इसमें होना है ना। इन दोनों में तो होगा नहीं, इन दोनों में नहीं होगा, किस में होगा? इसमें होगा, ठीक है। क्या होगा? जैसे क्लोरीन का रिएक्शन करा दीजिए, कितना टेम्परेचर चाहिए? 773 केल्विन टेम्परेचर चाहिए। क्या होगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा -HCl और एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। देखो क्या होगा, ये Cl का मतलब ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं CH2CH, ठीक है। ये क्लोरीन इधर और ये क्लोरीन इसके साथ, ठीक, तो क्या बन जाएगा? H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl और ये Cl इससे जुड़ गया हाइड्रोजन से, तो HCl बाहर, ठीक, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? ब्रोमीन का भी सेम टू सेम होगा, ब्रोमीन का करो, ब्रोमीन का कीजिए। H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 H कर लो यहाँ पे और Br, ठीक है, 773 केल्विन। चलिए बनाइए। बन गया, सेम होगा, है ना। सो क्लोरीन की जगह पे Br आ जाएगा, बस डिफरेंट इतना ही है।
NBS का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, क्या है इसमें, ब्रोमो, क्या है इसमें, ब्रोमो, तो क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन जोड़ दीजिए, बस काम खत्म, ठीक है। और उसकी स्ट्रक्चर और बाई प्रोडक्ट में मत जाइएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही नहीं पता है तो बाई प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख लीजिए H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये हो गया हाइड्रोजन। अगर आप NBS के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्रोमीन आप यहाँ पे जोड़ दीजिए उठा के, बस काम खत्म, ठीक। ठीक है, देखिए रिएक्शन का ये सब रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा, लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ में आता है। आज ही घर जाने के बाद कम से कम 5 से 6 बार लिख लेना इसको, बिना देखे प्रैक्टिस करना, तब जाके हो पाएगा, नहीं तो फिर आगे पार्ट और पीछे सपाट है, समझ में आ रहा है, पीछे तुम्हारा पूरा मैदान बन जाएगा उधर, ठीक है। तो इसको जितने रिएक्शंस मैं बता रहा हूँ उन सब को आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हेलो एरिन्स कैसे बना सकते हैं। ये तो एलिफैटिक हम बना रहे थे अभी तक, हेलो एल्केन बनाया और हेलो एल्कीन्स बनाया, ठीक है। अभी देखते हैं हेलो एरिन्स कैसे बनाया जा सकता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कराएंगे। देखिए, तो एक तो डायरेक्ट रिएक्शन है, डायरेक्ट हेलोजिनेशन कराया जा सकता है, किसका, टोलुइन का, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है तो उसमें कुछ ऐसी मतलब रिएक्शंस मतलब जगह होनी चाहिए जहाँ पे या तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, आप लोग जानते हैं ना, इलेक्ट्रोफाइल मतलब लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या अफेक्शनेटेड टुवर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक, हाँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की ओर जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल और प्रोटॉन की ओर या फिर न्यूक्लियस की ओर जाने वाला न्यूक्लियोफाइल। जो पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो सिंपल सा बात है कि अगर देखिए भाई, पॉजिटिव की ओर कौन अट्रैक्ट होगा, जिसके में खुद का पास नेगेटिव हो, वही तो पॉजिटिव की ओर जाएगा। भाई चार्जेस तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर ना, तो पॉजिटिव की ओर जाने के लिए क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और नेगेटिव की ओर जाने के लिए पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होगा, ऐसे जो जिनमें पॉजिटिव चार्ज हैं, ऐसे जिनमें पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक, जिनमें पॉजिटिव चार्ज हो और जो क्या कर सकें, नेगेटिव पे अटैक कर सकें। क्लियर हो रहा है बात, ठीक। अभी देखिए जैसे टोलुइन ले लेते हैं अपन यहाँ पे, CH3, ठीक है, इसका रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट कौन सा लेना है अपने को, लुईस एसिड, ठीक है। लुईस एसिड जानते हो ना, किसको बोलेंगे, एक्सेप्ट कर सके, जो एक्सेप्ट कर सके, जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके, उसको हम लोग बोलेंगे लुईस एसिड, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ, जैसे कि FeCl2, याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, AlCl3, ठीक है जी, BH3, डाइबोरेन इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये सभी जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है ये सब, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट माने जिनका ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता,
कंपाउंड बन जाता ज़रूर है, लेकिन उनका जो लास्ट ऑर्बिट होता है ना, ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, कोई भी वो कंपाउंड जिनके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टेबल होता है, यही तो बोलता है। और सभी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए ही कंपाउंड बनाते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए। लेकिन ये ऐसे हैं जिनका कंपाउंड का फॉर्मेशन तो हो गया है, लेकिन इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोरॉन जो है कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3, तो 3 इसके पास है, 3 हाइड्रोजन दे दिया, कितने हो गए, 8 हो गए, 6 हुए ना। 3 इसके पास है, 3 ये दे दिया, तो कितना 6 हुए ना। होना कितना चाहिए, 8 हैं, कितने कम है ना, 2 और ले सकता है ना, ठीक है, तभी तो 8 होंगे। तो जिनके पास ऑक्टेट से कम होता है इलेक्ट्रॉन, उसको कितना क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। और वो क्या होते हैं, वो होते हैं लुईस एसिड। वो क्या होते हैं, लुईस एसिड्स होते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे अपन, लुईस एसिड्स बोलेंगे। ऐसे कंपाउंड जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, ठीक है। ठीक है जी। अब इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जनरली बुक में जो आपका दिया हुआ है FeCl2 के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, और डार्क लिखा हुआ है, ठीक ठीक। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, अर्थोक्लोरोटोलुइन बनेगा, ठीक है। ऑर्थो ही बना है ना, कि मेटा बन गया है, हैं? एक मिनट रुको, हाँ मेरे को भी लग रहा था मेटा बनेगा, एक मिनट रुको ना। ये CH3 जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है ना, कि माइनस प्लस आई इफेक्ट शो करता है। देखो लिस्ट देखो, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अर्थो और पैरा पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज, तो यहाँ पे ज़्यादा हो गया, ऑब्वियस सी बात है। तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ अटैक करेगा, मेटा पे करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन, ठीक। ये कैसे आया, समझ में आ रहा है। देखो रेजोनेंस को देखो, बेंजीन वाला, एक मैं आप लोग को बताया था नेगेटिव का रोटेशन, और एक मैं बताया था पॉजिटिव का रोटेशन, पॉजिटिव चार्ज का रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का रोटेशन हो रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का रोटेशन होता है, कहाँ कहाँ पॉजिटिव आता है, यहाँ आता है, और यहाँ आता है, और यहाँ आता है। तो इन दोनों में पॉजिटिव नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज नहीं हुई, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे ज़्यादा हो गया ना भाई। ऐसे समझो, अभी हम लोग के पास 100 रुपये है, ठीक है। आपने अपना 50 रुपये का खा लिया, मैं अपना 100 रुपये रखा हूँ, ठीक। मैंने नहीं खाया, मेरे पास तो है 100, बढ़ा नहीं मेरा, लेकिन आपका तो कम हो गया ना। अब जो कोई आएगा वो किसके साथ दोस्ती करेगा, मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसा है। समझ में आ रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ा नहीं है, उतना ही है, इनका कम हो गया है। समझ में आया, इस वाले पोजीशन का और इस वाले पोजीशन का कम हो गया है, इसका बढ़ा नहीं है। तो क्लोरीन जब जाएगा तो कहाँ जाएगा, मेटा पे, ठीक है। तो मेटा होगा यहाँ पे, ठीक है जी। प्लस आई माइनस आई को देख लीजिएगा, ग्रुप याद किए हैं कि नहीं किए हैं, कर लिए ना। बाकी लोग तो लिखी ही नहीं होगी, तो याद किए नहीं किए, कर ले याद, ठीक है। पैसा नहीं देना पड़ेगा एक्स्ट्रा उसका, है ना, ठीक है। तो एक तो ये मेथड है जिससे हम लोग हेलोएरिन्स बना सकते हैं। यहाँ पे इसको, अरे ये CH3 होगा ना, 2 ठो क्लोरीन लिख दिया हूँ, ठीक है, CH3 होगा, ठीक है। तो ये एक मेथड है, इसमें तालुइन हटाना पड़ता है कुछ करके, ठीक है, अलग रिएक्शन है। बाकी यहाँ पे हेलोएरिन्स बनाया जा सकता है। दूसरा है जिसको अपन इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे, सेंड मेयर रिएक्शन। वैसे इस साल आ गया है जहाँ तक ये,
ठीक है। सेंट मेयर्स रिएक्शन, देखिए सेंट मेयर्स रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे भी हमको क्या बनाना है, हेलोएरिन्स बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें किसका यूज़ किया जाता है, एरोमेटिक एमीन का यूज़ किया जाता है। एमीन मतलब जिसके पास NH2 फंक्शनल ग्रुप हो, कल मैं बताया था आप लोगों को, है ना, वो लिस्ट याद कर लेना फंक्शनल ग्रुप का करके, पढ़े भी हो कि नहीं। कहाँ है, लिस्ट लिख के रखी है। देखिए नहीं करोगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। फिर वैसे में आप लोग को भगवान भी नहीं सिखा पाएगा। समझ में आता है, पढ़ना पड़ेगा। जाके पढ़ी थी तो ये NH2 ही होता है ना एमीन का, और कुछ होता है हैं, ऐसे R जुड़ा रहता है यहाँ पे, R या फिर AR जुड़ा रहता है, इसको एलिफैटिक एमीन बोलेंगे। और जब AR माने एराइल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उसको एरोमेटिक एमीन बोलेंगे। हमारा काम है इससे, ठीक है, हमारा काम किससे, इससे। तो क्या किया जाता है, एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक AR मतलब बेंजीन रिंग है वो, ठीक है। तो बेंजीन रिंग ले लेते हैं अपन यहाँ पे, ये हो गया बेंजीन रिंग और ये हो गया उसमें NH2, एरोमेटिक एमीन हो गया। नाइट्रोजन के पास 2 ठो लोन पेयर, जिसको वो डोनेट कर सकता है, तो कौन से नेचर का होगा ये, जो डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड या लुईस बेस, बेस, क्योंकि जो एक्सेप्ट किया हो तो एसिड था, इससे पहले वाले रिएक्शन में देखिए ये डोनेट कर रहा है तो ये क्या होगा, बेस होगा। आया बात समझ में। अब इसका रिएक्शन हमको पहले क्या कराना है, किसी मिनरल एसिड से कराना है, ठीक है। अब मिनरल एसिड में आप नाइट्रिक एसिड ले सकते हो, ठीक है, फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट, है ना, माने नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा दें, किसके प्रेजेंस में, सोडियम नाइट्राइट के प्रेजेंस में, NaNO2। देखिए ऐसा नहीं है कि आप नाइट्रिक एसिड से ही करा सकते हैं, आप HCl से भी करा सकते हैं, ये होना चाहिए, ठीक है, NaNO2 होना चाहिए, ठीक है। HCl लिख लें, बुक में क्या लिखा है, HCl लिखा है ना, HCl से भी करा सकते हैं। मिनरल एसिड, जितने इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनको मिनरल एसिड बोला जाता है, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हो आप, ठीक है, और आप सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड ये भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं बुक के हिसाब से ही लिख देता हूँ, HCl लिख देता हूँ, ठीक है, HCl, हाँ H जो भी दिया है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जो बनता है उसको बोला जाता है डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे जो बनता है उसको क्या बोला जाता है, N2 बनेगा और Cl माइनस बनेगा, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो N2 में प्लस है और Cl माइनस है, ठीक है। तो ऐसा ये जो पॉजिटिव नेगेटिव कहीं पे अगर बने तो इसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, आयनिक होता है ये। और इसको क्या बोलेंगे, डाइएजोनियम सॉल्ट बोलेंगे। देखो डाइएजोनियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ना, ठीक है, इसको डाइएजो बोला जाता है, ये जब बेंजीन रिंग से जुड़ा रहेगा तो, ठीक है, तो इसलिए, ठीक है जी। और यहाँ पे सॉल्ट बना रहे हैं इसलिए डाइएजोनियम सॉल्ट इसका नाम है। बहुत पावरफुल रिजेंट है, ठीक है, इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आप इससे एल्कोहल बना सकते हैं, आप इससे बेंजोइक एसिड बना सकते हैं, आप इससे हेलोएरिन्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, इससे हेलोएरिन्स बनाना है, तो हम हेलोएरिन्स वाला को देखते हैं। हेलोएरिन्स बनाने के लिए 2 कंडीशन, अगर मान लीजिए आपको मतलब क्लोराइड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, और ब्रोमाइड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों के लिए सेम है। इसको क्या करना है, क्यूप्रिक हैलाइड के साथ रिएक्शन करा देना है, N2Cl माइनस प्लस, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, क्यूप्रिक हैलाइड Cu2X2 या CuX भी लिख सकते हो, है ना, Cu2
Cu2X2 क्यूप्रिक हैलाइड, इसके साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा आपका क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, क्या आएगा, X आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ पे और N2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए X जो है वो क्या क्या हो सकता है, X इज इक्वल टू क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है। आयोडीन और फ्लोरीन नहीं लेना है। ठीक है, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और आयोडीन को रिएक्शन कराने के लिए इसका ज़रूरत नहीं पड़ता। ठीक है, नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, डाइओजेनियम सॉल्ट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये आयोडीन बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे X का मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन है बस, फॉर दिस रिएक्शन पर्टिकुलरली। ठीक है जी, क्लियर है, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेंगे। रिएक्शन याद रखेंगे क्या होता है सेंड मेयर रिएक्शन में, क्या क्या हुआ है रिएक्शन। देखिए रिएक्शन को वर्ड में रटने की बजाय इसको लिख के प्रैक्टिस करो और इसी को याद कर लो, है ना। क्या है, एरोमेटिक एमीन इज रिएक्टेड विथ मिनरल एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइट टू प्रोड्यूस डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक, बन गया एक स्टेटमेंट। डाइजोनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विथ क्यूप्रस क्लोराइड टू फॉर्म एरोमेटिक हैलाइड या एरिल हैलाइड। समझ में आ गया, ये है हमारा सेंड मेयर रिएक्शन, ऐसे याद करिए। ठीक है, अब उसको पूरा वर्ड में लिखा और रट्टा मारते बैठे रहोगे तो कंफ्यूज आ जाओगे। समझ में आ रहा है, ये याद कीजिए, इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए और वर्ड में लिखिए इसको। अभी मैं बोला जो उसको वर्ड में लिखिए। हाँ, ये एरोमेटिक एमीन है, लिखिए ना पहले इसको। एरोमेटिक एमीन इज रिएक्टेड विथ मिनरल एसिड reacted with mineral acid है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइट, NO2 नाइट्राइट होता है। टू प्रोड्यूस डाइजोनियम सॉल्ट। cupric halide. Diazonium salt is treated with cupric halide to produce एराइल हैलाइड। ठीक है, क्योंकि एराइल हैलाइड बोलेंगे हम इसको, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो ये टोटल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अगर आपको क्लोरीन या ब्रोमीन की जगह पे आयोडीन लेना है तो क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन कराना है। ठीक है, अगर हमको क्या बनाना है, एरिल आयोडाइड बनाना है, लिख लो नीचे, है ना। फॉर मेकिंग या प्रिपरेशन, फॉर प्रिपरेशन ऑफ एरिल आयोडाइड for preparation of aryl iodide, diazonium salt is simply treated with potassium iodide, Ki, potassium iodide। ठीक है, potassium iodide।
ठीक है, तो ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, इतने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन दिए हुए हैं बुक में और नहीं है, ठीक है, और थोड़ी दिया है, देखो नहीं है मेरे हिसाब से, हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है। और देखिए अब आप रेफरेंस बुक देखेंगे नवबोध प्रबोध में, तो आपके इसके एग्जाम्पल्स मिलेंगे पर्टिकुलर, ठीक है, जैसे क्लोरीन बना दिया रहेगा एक बार ब्रोमीन बना दिया रहेगा, आयोडीन का एक अलग रिएक्शन लगेगा, तो आपको लगेगा तो बहुत सारा रिएक्शन दे दिया है ना, लेकिन मैं क्या पढ़ाया आपको, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर रिएक्शन है, जो फंडामेंटल रिएक्शन है वो आप समझिए, ठीक है, हैलोजन की जगह पे आप क्लोरीन ब्रोमीन रख सकते हैं, समझ में आता है बात, तो इस चीज़ को समझिए, है ना। रेफरेंस बुक में एग्जाम्पल्स ज़्यादा होते हैं, जो फंडामेंटल थ्योरी है वो एनसीईआरटी से लिया जाता है, तो आप फंडामेंटल थ्योरी समझिए, एग्जाम्पल्स उसके बाद आपको अपने आप बनेंगे, क्लियर हो रहा है बात, है ना। और कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनको मैं आपको बताते हुए चला हूँ कि कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे कैसे होता है, जब आप इसको रेफरेंस बुक में ही पढ़ेंगे तो उसमें इतने सारे एग्जाम्पल्स दे दिए रहते हैं कि वहाँ पे कन्फ्यूज़न आ जाता है कि ये क्या होगा ये क्या होगा, तो इसलिए इसको पढ़िए और एक्सेप्शनल्स को याद रखिए, समझ में आ रहा है, इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे, केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। और जो बोला जा रहा है डेली बेसिस में उसको कवर कीजिए, नहीं तो आप पिछड़ेंगे ना, फिर कवर नहीं होता, ठीक है। तो डेली बेसिस में आप यहाँ से जाने के बाद 2 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा जी, 2 घंटा पढ़ा रहा हूँ तो 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा, बस काम ख़त्म है, उससे ज़्यादा तो एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा ना। और इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ इतने अच्छे से, है ना, इंग्लिश का तो ये भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, पूरा हिंदी है, ठीक है, उसके बावजूद नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत है फिर। हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी देखें। जयश्री तो एक काम करना, जा पानी लेके आना, मेरा पानी गर्म हो गया होगा ना, अब भरा नहीं होगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, कंडीशन बताइए, किस पे डिपेंड करता है फिजिकल प्रॉपर्टी? वो तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, वो तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो डिपेंड किस पे करेगा? से हाँ, साइज़ पे डिपेंड करेगा ना, साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल, साइज़ ऑफ द एटम, इस पे डिपेंड करेगा, पहला चीज़। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, मतलब जो उनका क्या बोलना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, और सॉल्युबिलिटी है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, की क्या उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड का कंडीशन क्या है? क्या कुछ समस्या हो रहा है? तो हाँ, अच्छा, उतना तो देखना 4 लाइन में हो जाएगा उतना, ठीक है, आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टी में कलर के लिए कुछ बोला था क्या मैं पिछले क्लास में आपको, 11th में स्पेशली मैं ये बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, दे आर जनरली कलरलेस या फिर वाइट, है ना। अब बहुत सारा जैसे वो कलरलेस जो जिलेटिन पेपर आता है, उसके बहुत सारे बंडल्स को रखे रहोगे तो कौन से कलर का दिखता है वो, लेकिन होता क्या है वो कलरलेस, सिंगल निकालोगे तो कलरलेस होता है ना, तो वैसे ही कहानी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी, ठीक है, जनरली कलरलेस होते हैं, वाइट दिखाई देते हैं। तो ये भी हम जब फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो हम क्या क्या के बारे में बात करते हैं? फिज़िकल माने अपीयरेंस, कि वो दिख कैसे रहा है ना, कलर क्या होगा, स्मेल क्या होगा, यही सब तो देखा जाएगा।
ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हम जो देखते हैं वो है उसका कलर, ठीक है। कलर देखेंगे, आर ही होता है क्या? नहीं, आर ही होता है, छोड़ो, ठीक है। सेकेंड साइज क्या, उसका स्मेल देखेंगे। तो कलर देखने के बाद उसका क्या देखेंगे? स्मेल, ठीक है। थर्ड फ्लेम टेस्ट भी देखा जाता है, तो वो प्रैक्टिकल में करना है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ क्या देखेंगे हम? उसका सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है, इन वाटर। कहीं पे भी अगर नॉर्मल आपसे पूछ दिया गया कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, तो वाटर में ही पूछ रहा है, वाटर में बताना है ना। अब अगर किसी दूसरे में रहेगा तो बोलेगा कि सॉल्युबिलिटी इन ऑयल, अब ऑयल में भी कौन सा ऑयल, ठीक है, वो सब बताएगा आपको, ठीक। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे इनके बारे में। तो देखिए हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स के बारे में अगर हम बात करें तो दे आर जनरली कलरलेस, ठीक है, कलरलेस। हाँ, लेकिन कुछ आयोडाइड ब्रोमाइड होते हैं जो कलर का फॉर्मेशन करते हैं, येलोइश कलर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरोफॉर्म अपन जानते हैं ना, क्लोरोफॉर्म जानते हो? सूंघे थोड़ी हो अभी तक, मत करना है ना, स्मेल बेहोश हो जाओगे, ठीक है। देते भी नहीं हैं उसको, क्लोरोफॉर्म को। आयोडोफॉर्म सुने हो? आयोडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ना है हमको एक ठो, ठीक है। फॉर्मूला होता है CH3 CHI3, क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है ना, CHI3 आयोडोफॉर्म, ठीक है। ये येलो कलर का एक कंपाउंड है, ठीक। तो आयोडाइड ब्रोमाइड जो है वो कलर बना सकते हैं, बाकी जनरली जो हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स होते हैं दे आर कलरलेस, ठीक, कलरलेस। स्मेल का अगर हम बात करें तो स्मेल कोई स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। जनरली जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे हैव पंजेंट ऑर्डर, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं, चूँकि ये हेलोजन का कंपाउंड है, हेलोजन है यहाँ पे, और हेलोजन कहीं पे भी होता है तो वहाँ पे पंजेंट ऑर्डर होता है ना। अब NaCl का तो पंजेंट नहीं होता है, मत बोलना, ठीक है। नमक को सूंघे हो? आता है स्मेल, झनझनाने वाला आता है ना थोड़ा, अच्छा थोड़ी आता है, तो है तो क्लोरीन, ठीक है। तो वहाँ पे भी पंजेंट ऑर्डर ही होता है। तो चूँकि ये भी आपके हेलोजन है यहाँ पे, है ना, तो हेलोजन होने की वजह से यहाँ पे भी क्या हो सकता है? पंजेंट ऑर्डर हो सकता है। पंजेंट ऑर्डर मतलब समझ में आ गया ना, जिसको स्मेल करने के बाद छींक आ जाए आपको, झंझनाहट जिसमें महसूस हो, ठीक है। तो पंजेंट ऑर्डर बोलेंगे हम लोग इसको, ठीक। बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का। देखिए हेलो एल्केन बना लेते हैं हम यहाँ पे, देखो CH3X, ठीक, ये हेलो एल्केन है, एक कॉमन हेलो एल्केन है। इसके अलावा हेलो एरीन बना लेते हैं, एक हो गया बेंजीन, ठीक है, X ले लेते हैं, हो गया हेलो एरीन। अभी मेरे को बताओ क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है? हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? कब बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड? ठीक है, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो या फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो, है ना। व्हेन हाइड्रोजन इज डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली अटैच्ड विथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, इनसे तीनों से नहीं ना, तीनों में से किसी एक के साथ, ठीक है। ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, फ्लोरीन से जुड़ा हो या ऑक्सीजन से जुड़ा हो या नाइट्रोजन से जुड़ा, तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? ना तो यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है और ना वो तीनों दिख रहे हैं। वो तीनों में से ये तो हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, बाकी ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो है ही नहीं, ठीक है। फ्लोरीन हो सकता, लेकिन क्या फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है? फ्लोरीन के साथ तो कार्बन जुड़ा है ना। फ्लोरीन के साथ कौन जुड़ा है? कार्बन, हाइड्रोजन थोड़ी ना जुड़ा है,
ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। ठीक, दूसरा देखते हैं पोलर नेचर। तो बॉन्ड का यहाँ पे नेचर क्या होता है, पोलर होता है नहीं होता है, बताया गया था कल। नेचर ऑफ द बॉन्ड इज पोलर, हियर पोलर है ना, यहाँ पे पोलर है। तो पोलर होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है। किससे, जो नॉन पोलर कंपाउंड है। जैसे कि मान लीजिए ये CH3 इथेन, समझ में आ रहा है, C2H6 इथेन है ये, क्या ये पोलर है, नहीं है, ये पोलर नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर मैं CH3 CH2 और X ले लूँ तो ये पोलर है। तो इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि इट हैज़ पोलर बॉन्ड, इट डू नॉट हैव एनी पोलर बॉन्ड। यहाँ पे कोई पोलर बॉन्ड नहीं है, जबकि यहाँ पे पोलर बॉन्ड है। इसलिए जो हेलो एल्केन हेलो एरीन्स होते हैं, दे हैव मोर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन द कोरिस्पॉन्डिंग एल्केन्स, या हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स have more melting and boiling point than hydrocarbon various हाँ, वेयर लिख के एस लिख दो, वेरियस हो जाएगा। ठीक है, जबकि ठीक है, वेरियस हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हैव लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। एमीन से भी कम होगा ना, एमीन में भी तो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो एमीन से भी कम होगा। समझ में आ गया। कंपैरिजन अगर बोला जाए तो कर लोगे, हाँ, लेकिन याद रखिएगा जैसे जैसे, अब मान लीजिए आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में ही कंपैरिजन करना है। ठीक है, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में ही कंपैरिजन करेंगे तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि कैसे होता है। देखिए, मान लीजिए आपको बोलता है CH3F CH3Cl CH3Br, इनमें किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर काम करेगा, वान डर वाल्स फोर्स। ठीक है, जिसका साइज ज़्यादा उसमें वान डर वाल्स फोर्स ज़्यादा। ठीक है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका वान डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर, पहले मान लो इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, तो क्या हो जाएगा, तो 1 इज़ लेस देन 2 मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के केस में, एंड दैट इज़ लेस देन 3। समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं हेलोजन को सेम रखूं, हेलोजन सेम रखूं और हाइड्रोकार्बन चेन को अलग अलग रखूं, जैसे मान लीजिए आपको बोलता है CH3Br C2H5Br है ना, C4H8 8 होगा ना, हाँ 8 नहीं होगा 9 होगा Br। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जाता है कि विच वन ऑफ दिस हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो कौन सा होगा। अब यहाँ पे भी वान डर वाल्स फोर्स ही काम करेगा। ठीक, वान डर वाल्स फोर्स साइज पे डिपेंड करता है, कौन सा साइज में बड़ा है। भाई यहाँ पे 4 कार्बन है ना, तो ये बड़ा होगा सबसे, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, थर्ड का। ठीक है, थर्ड का ही होगा ना, तो 1 हैज़ लेस मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देन सेकेंड, एंड सेकेंड हैज़ लेस देन थर्ड। क्लियर हो रहा है बात। वान डर वाल्स फोर्स पे डिपेंड करेगा। अगर आइसोमेरिक स्ट्रक्चर का पूछ लिया जाए, जैसे मान लीजिए आपको बोला जाता है C5H11Cl,
ठीक है। इसके कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं आइसोमर में? देखिए, एक तो बनेगा आपका CH3 CH2 CH2 CH2, 4 हो गया ना, CH2 Cl, एक ये बनेगा, ठीक है। दूसरा CH3 CH2, इसको CH कर लो, इधर CH3 कर लो, ठीक है, CH2 और 5 लेना है ना, तो 4 हुआ, फिर CH2 Cl, एक ये बन सकता है, ठीक है। दूसरा क्या बन सकता है? तीसरा क्या बन सकता है? यहाँ पे देखो, CH3 C, ये बन सकता है, ठीक है। और बनाना चाहो तो और देख लेना, ठीक है। बाकी इतना में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, इतने में हम समझ जाएंगे। अब ये सभी में C5H11Cl है, सब में है, मॉलिक्यूलर मास सबका सेम होगा, डिफरेंस तो होगा नहीं। तो किसका कम और किसका ज़्यादा, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, ये आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाता है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग, लिखो इसको, है ना। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग कहाँ पे है? इसमें है, ठीक है। 1 2 3 दे दो ना जी इनको नेम, 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग कहाँ पे है? थर्ड में। सबसे कम ब्रांचिंग कहाँ पे है? फर्स्ट में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? फर्स्ट का। क्लियर हो गया बात? ये आइसोमर्स का बात है, ठीक है। जब आपको आइसोमेरिक स्ट्रक्चर दे दिए जाएं, आप देखेंगे अगर सेम आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है तो आप उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, वो डिफरेंस है क्या। अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन है तो आप देखेंगे कि ब्रांचिंग कहाँ पे है, तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ कार्बन है। अगर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन होते तो जहाँ पे ज़्यादा होता स्ट्रेट लाइन में, है ना। मान लीजिए अभी मैं इसमें पूछूँ, जैसे इसको इरेज करते हैं अभी थोड़ा सा, इसको, ये दोनों को, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं, मान लो मैं यहाँ पे एक और कंपाउंड बना देता हूँ, CH3 CH2 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 Cl। अब यहाँ पे तो 4 कार्बन है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 कार्बन है। तो वैन डर वाल्स का जो बताया मैं कि मास, जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका ज़्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग है यहाँ पे। आता है बात समझ में? ब्रांचिंग की वजह से क्यों डिक्रीज होता है? तो देखिए, वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड करता है किस पे? सरफेस एरिया पे। यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है क्या? कम है यहाँ पे। जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होते जाता है, सरफेस एरिया क्या होते जाता है? डिक्रीज होते जाता है, और इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाता है? डिक्रीज होते जाता है। ठीक, क्लियर है? फिर अब सॉल्युबिलिटी पे आ गया, है ना। नेक्स्ट, तो देखिए सॉल्युबिलिटी के लिए मैं आपको क्या बताया था? सॉल्युबिलिटी के लिए याद रखिएगा, वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना जी, ठीक है। क्योंकि क्या है कंडीशन? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। वाटर में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? जुड़ा है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वहाँ पे। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, एनी कंपाउंड दैट कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जो वाटर में मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, वो वाटर में क्या होगा? सॉल्युबल होगा। अगर आपसे पूछा जाए क्या NH3 वाटर में सॉल्युबल है, बताइए सॉल्युबल है कि नहीं है? है। NH3 वाटर में सॉल्युबल है। क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, और कंडीशन देखो, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और अभी मैं क्या बोला कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो वाटर में क्या है? सॉल्युबल है। क्या हेलो एल्केन हेलो एरिन बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड? नहीं बनाते, तो उस हिसाब से सॉल्युबल नहीं होने चाहिए, है ना। लेकिन पोलर हैं ये कंपाउंड, जो हैं थोड़े पोलर हैं, इसलिए हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स आर
स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, नॉट इनफ, है ना, मतलब पूरे सॉल्यूबल नहीं है, अच्छे खासे क्वांटिटी में सॉल्यूबल नहीं है, दे आर नॉट सॉल्यूबल इन द इनफ क्वांटिटी, दे आर स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स आर स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि हेलो एल्केन हेलो एरिन्स पोलर हैं लेकिन उसके बावजूद भी वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, दे आर नॉट कंप्लीटली सॉल्यूबल इन वाटर। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, तो उसका रीज़न क्या निकलेगा, क्या निकलेगा जी, हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज़ वाई दे आर नॉट कंप्लीटली सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक। पोलर होने की वजह से स्लाइटली सॉल्यूबल हैं, आता है बात समझ में, पोलर है इसलिए क्या है, स्लाइटली सॉल्यूबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं इसलिए कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं है। क्लियर हो गया, लिख लीजिए, है ना। क्वेश्चन क्या आता है, लिखो, ऑल्थो RX इज पोलर बट, है ना, insoluble in water, why, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि RX जो है वो पोलर है इसलिए स्लाइटली सॉल्यूबल है ना, RX इज अ पोलर कंपाउंड, हैंस इट इज स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक, हैंस इट इज slightly soluble in water। Hence it is slightly soluble in water, but RX do not form hydrogen bond, hence it is not completely soluble in water, ठीक है। पोलर होने की वजह से स्लाइटली सॉल्यूबल है और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है इसलिए कम्प्लीटली सॉल्यूबल नहीं है। क्लियर हो गया बात। अच्छा, सॉल्युबिलिटी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आप याद रखिएगा जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होते जाती है, डिक्रीज़, क्या होते जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। समझ में आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, दे आर हाइड्रोफोबिक, है ना, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कल से देखेंगे, अभी कुछ डाउट है तो बताइए।